हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पौधे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पुष्प, फ्लावर। फ्लावर जो है पौधे का जननांग भी कहा जाता है। पुष्प होना आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म पौधों की खास निशानी भी है। मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में हम अब तक कायिक भाग पढ़ चुके हैं, जड़, तना, पत्तियां। फिर हमने जननिक भाग में पुष्प से पहले पुष्पक्रम पढ़ा। पुष्पक्रम में जहां पुष्प की व्यवस्था समझाई जाती है, ठीक है, किस प्रकार से पुष्प पौधे पर लगते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है। अब हम बात करते हैं पुष्प पर। पुष्प के विभिन्न भाग क्या क्या हैं, पुष्प से संबंधित कई सारी टर्मिनोलॉजी हैं। पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये आवृत बीजियों का जनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जननांग होता है, ठीक है। पुष्प की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पुष्प आखिर बना कैसे, तो आपको मैंने बताया था कलिकाओं से ही। कक्षस्थ कलिकाएं जो हैं उन्हीं से ही पुष्प निकलते हैं। या तो पहले पुष्पावली व्रंत निकलता है और उस पर पुष्पक्रम लगता है, छोटे छोटे पुष्प लगते हैं। पुष्प अकेले भी लग सकते हैं। तो देखा जाता है, तो अगर उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो पुष्प को एक रूपांतरित परोह माना जाता है। एक वैज्ञानिक थे गोइथे वैज्ञानिक का यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, पुष्प एक अत्यधिक संघनित व रूपांतरित शूट या परोह होता है और इसके विभिन्न भाग जो हैं वो पत्तियां हैं। तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, ये कथन कई बार कहा जाता है कि ये परोह का ही रूपांतरित भाग है। और ऐसा कहा जाता है कि परोह के जो विभिन्न पर्व संधियां होती हैं, उनमें पर्व संधियों से पुष्प के विभिन्न भाग जो कि पत्तियों का रूपांतरण है विकसित होते हैं और बीच के ये पर्व गायब हो जाते हैं, तो सारी पर्व संधियां एक के ऊपर एक आ जाती हैं। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं इसको डायग्राम से भी बताने की, तो जैसे सपोज कीजिए कि ये मान लीजिए तने का भाग है, ये तना है, ठीक है। अब तने पर इसमें ये पर्व संधियां हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि पुष्प के जो विभिन्न भाग हैं वो इन्हीं से विकसित हुए हैं। जैसे एक पर्व संधि से जायांग या पुकेसर निकल गया, जस्ट एक आपको समझाने के लिए बना रहे, ठीक है। फिर दूसरी पर्व संधि से पुकेसर निकले, पुकेसर ये एक और पर्व संधि से बने। फिर तीसरी पर्व संधि में ये रंगीन दल, कलरफुल दल, और उसके बाद अगली पर्व संधि से हरे रंग के ब्राह्य दल। ऐसे अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो पुष्प के विभिन्न भाग कुछ ऐसे बने होंगे। देखिए, ये हर पर्व संधि पर एक एक भाग लगा हुआ है और ये इस तरह से बिखरा हुआ है। गोइथे का कहना था कि पुष्प के जो विभिन्न भाग हैं वो पत्तियों का रूपांतरण है। ब्राह्य दल तो दिखती भी पत्तियां जैसी ही है, फिर उसके जो रंगीन दल हैं वो भी पत्तियों का रूपांतरण है। पुकेसर और स्त्री केसर भी पत्तियों का ही रूपांतरण है। और ये अलग अलग एक के ऊपर एक पर्व संधियों से निकले हैं और बाद में इनके बीच के ये पर्व जो हैं ये गायब हो गए। अब आप सोचिए, अगर ये सारे पर्व चले जाएं तो ये इसको यूं समझ लो, यूं दबा दिया हमने, तो यूं दबा दिया तो सारी पर्व संधियां एक जगह इकट्ठी हो गई और वो पुष्पासन बन गया। पुष्पासन पेडिसिल कहते हैं, सॉरी थैलेमस कहते हैं, जिस पर पुष्प के विभिन्न भाग लगे रहते हैं। और ये हमें कुछ इस तरह का नजर आ सकता है। यहाँ देखिए, ये जो भाग है ये है पुष्पासन, और ये जो है ये पुष्प का व्रंत है, पुष्प व्रंत, ठीक है। ये तना या शाखा है जिससे कि ये पुष्प लगा हुआ है। अब ये जो हरा भाग है ये है ब्राह्य दल, ठीक है। ये रंगीन भाग जो हैं ये दल हैं, ये हो गए इसमें पुकेसर, और ये जो भाग है ये स्त्री केसर, पुमुंग और जायांग भी बोला जा सकता है इनको। ये मैंने आपको पुष्प के विभिन्न भाग बताए हैं। और उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो पुष्प जो है एक रूपांतरित परोह है और पुष्प के विभिन्न भाग पत्तियों के रूपांतरण हैं जो अलग अलग पर्व संधियों से निकले हैं। बाद में इन पर्व संधियों के बीच के पर्व जो हैं ये संघनित हो गए और सारे के सारे ये जो पत्तियों के भाग हैं ये एक के अंदर एक आगे चक्र के रूप में, और इसीलिए
पुष्प कुल मिलाकर 4 भागों का बना होता है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं ये हम छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले बाह्य दल या इसको सेपल कहते हैं, इसके पूरे चक्र को कहते हैं कैलिक्स, ठीक है, बाह्य दल पुंज कहते हैं। फिर दल होता है जिसके एक सदस्य को पेटल कहते हैं और पूरे दल को दल पुंज या करोला कहते हैं। फिर पुंकेसर होते हैं स्टेमन्स और स्त्री केसर कार्पल, ठीक है। इस तरह से 4 भाग हैं जिसमें से बाह्य दल और दल ये दोनों नॉन असेंशियल वर्ड कहे जाते हैं, जो इतने आवश्यक नहीं हैं, जो जनन रिप्रोडक्शन में सीधे भाग नहीं लेते। और पुंकेसर स्त्री केसर आवश्यक चक्र हैं, ये जननांग है, एक नर जननांग और एक मादा जननांग। तो पुष्प के ये विभिन्न भाग पहले तो समझ में आने चाहिए कि पुष्प एक जननांग है जो कि परों के रूपांतरण से बना है। परों की पर्व संधियों पर पत्तियों के रूपांतरण से पुष्प के विभिन्न भाग लगे हैं। पर्व बीच में से संघनित हो जाने की वजह से ये एक के अंदर एक चक्र के रूप में आ गए। मैंने पुष्प का ये एक साइड व्यू आपको दिखा रखा है। 4 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग कैलिक्स कहलाता है, बाह्य दल पुंज, उसके एक सदस्य को सेपल कहेंगे, बाह्य दल। फिर उसके अंदर होता है दल पुंज यानी कि करोला, उसके एक सदस्य को कहेंगे दल, ठीक है। उसके बाद होता है एंड्रोशियम पुकेसर, ठीक है, उसके एंड्रोशियम यानी कि जायांग और उसके एक सदस्य को पुकेसर कहेंगे। कार्पल उसका जो है स्त्री केसर यानी कि गाइनेशियम कहा जाता है जायांग, और एंड्रोशियम जो कहलाता है वो पुमुंग कहलाता है। इस तरह से 4 भाग हो गए, ठीक है। ये तो 4 भाग हो गए। पहले तो हमें एक आउटलाइन पता चलनी चाहिए। पुष्प के बारे में थोड़ी बहुत और चीज़ें लें। पुष्प का देखिए एक बुक का डायग्राम देखें तो देखिए ये पुष्प का एक बुक का डायग्राम भी दे रखा है मैंने, इसमें भी वही सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। देखिए ये जो है बीचों बीच में एक तो ये स्टिग्मा है, ठीक है, इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। ये स्टाइल है, ये वर्तिका कहलाती है। और ओवरी जो है ये अंडाशय होता है, ठीक है। और इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, कार्पल यानी कि स्त्री केसर। ये तो कार्पल हो गया। इसी तरह से ये एंड्रोशियम हो गया जिसमें ये पुंकेसर पराग कोश है और ये इसका तंतु है, ये पराग कोश और ये तंतु, और ये मिला करके पुंकेसर बन गया कार्पल स्टेमन। ये तो 2 जरूरी भाग हैं, नर और मादा भाग हैं। उसके बाद ये रंगीन बड़ी बड़ी पत्तियां जो हैं कलरफुल, इनको करोला कहते हैं, जो कलर्ड होती हैं, पेटल्स कहते हैं। और उसके बाहर हरे रंग के कैलेक्स होते हैं। एक नीचे ये पुष्पासन दिखा रखा है और बाकी पेडिसिल कहते हैं, उसकी पुष्पवृंत को कहते हैं। इस तरह से ये सारे भाग हैं। इन भागों को अलग अलग भी हमें एनसीईआरटी में दिखा रखा है, ठीक है। ये अलग अलग भी दिखा रखा है। देखिए ये कैलिक्स अलग हैं, करोला अलग हैं, पुमुंग और जायांग अलग अलग हैं, पुष्प के 4 भाग, और ये पुष्प भी दिखा रखा है यहाँ पर। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है दरअसल, ठीक है। अब देखिए पुष्प से संबंधित सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें। ये ध्यान रखिएगा पूरी मॉर्फोलॉजी में फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के एंड में हमें विभिन्न प्रकार के पादप कुल पढ़ने, फैमिलीज पढ़नी है, तो उसमें भी पुष्प का ही डिस्क्रिप्शन मुख्य आता है। पुष्प और पुष्प के भागों से हम पौधों का वर्गीकरण भी करते हैं, उनको पहचानते भी हैं। तो फ्लावर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। बाकी जड़ तना पत्तियां आसान है, उसमें कुछ नहीं है। पुष्प से संबंधित चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। पुष्प क्या है, पुष्प के कितने भाग हैं, ये मैंने आपको बताया। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देख लें। जैसे कई बार पुष्प को कहा जाएगा पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर। कोई भी पुष्प पूर्ण कब कहलाएगा, जब उसमें 4 चक्र उपस्थित हों। बड़ी सामान्य सी बात है, अगर 4 चक्र उपस्थित हैं तो पुष्प क्या हो गया, कंप्लीट। अगर एक भी चक्र अनुपस्थित है तो उसे इनकम्प्लीट कहेंगे। अपूर्ण पुष्प मतलब 4 में से कोई भी एक चक्र अनुपस्थित हो। अगर एक भी चक्र अनुपस्थित है तो वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट फ्लावर, अपूर्ण पुष्प। ऐसे ही द्विलिंगी और एकलिंगी। द्विलिंगी पुष्प कौन से हुए, जिसमें पुमुंग व जायांग समान पुष्प पर एक ही पुष्प में नर जननांग पुमुंग, मादा जननांग जायांग दोनों मिलते हैं, तो उससे हम कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं और एक तरह से उसे द्विलिंगी भी कहेंगे। भाई जब 4 वर्ण हैं, दोनों नर मादा जननांग है, तो वो पूर्ण भी हुआ और साथ में वो बाइसेक्सुअल भी होगा। लेकिन कभी कभी कई पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही जननांग होता है, या तो उसमें नर भाग होता है या फिर मादा भाग होता है, उसे हम एक लिंगी पुष्प कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पुष्प में केवल पुमुंग भी हो सकते हैं तो उसको केसरीय पुष्प कहेंगे, और केवल जायांग होंगे तो उसे पिस्टिलेट पुष्प कहा जाता है, ठीक है।
तो नर पुष्प मादा पुष्प भी कह सकते हैं इसको। ये अपूर्ण होंगे क्योंकि इसके अंदर एक ही भाग है, एक भाग है ही नहीं। तो एक लिंगी पुष्प अक्सर क्या होंगे, एक लिंगी पुष्प हमेशा अपूर्ण ही माने जाएंगे, और द्विलिंगी पुष्प जो है वो पूर्ण माने जाते हैं क्योंकि उसमें दोनों भाग होते हैं। और पूर्ण का मतलब तो वैसे तो चारों ही भाग होना होता है, ठीक है। इस तरह से ये 4 टर्म आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा कुछ और टर्म भी हैं, जैसे एक होता है मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस उभय लिंगाश्रय या द्विलिंगाश्रय भी कहते हैं, ठीक है। उभय या द्विलिंगाश्रय का मतलब एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प हों, यानी कि नर और मादा पुष्प अलग अलग लेकिन एक ही पौधे पर हों। मोनोशियस अंग्रेजी में, मोनो का मतलब है एक, शियस का मतलब है हाउस, घर, यानी कि एक ही पौधे, एक ही घर में नर और मादा दोनों हों, एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्प दोनों हों, तो वो उभय लिंगाश्रय मोनोशियस पौधा कहलाता है, ठीक है। जिसके कुछ एग्जाम्पल है कोकस, नारियल को जिसको हम कहते हैं, रिसिनस, कोलोकेशिया, जिया, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ऐसे एक लिंगाश्रय यानी कि डायोशियस प्लांट, डाई का मतलब क्या है, दो, तो दो अलग अलग पौधे, नर पुष्प अलग पौधे पर, मादा पुष्प अलग पौधे पर, नर पौधा अलग, मादा पौधा अलग, तो ये जो है नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होंगे तो इसे एक लिंगाश्रय कहेंगे, ठीक है। एक पौधे पर एक ही लिंग के पुष्प हैं, जैसे कि शहतूत में और पपीते के अंदर मिलता है, नर अलग है मादा अलग है। तो मोनोशियस और डायोशियस उभय लिंगाश्रय और एक लिंगाश्रय पौधे भी होते हैं पुष्प के आधार पर। ऐसे ही पौधों का हम एक और वर्गीकरण करते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनो का मतलब क्या हुआ, एक, कार्प वर्ड का मतलब होता है फल। ऐसे पौधे जो अपने जीवन चक्र में, जीवन काल में केवल एक ही बार फल देते हैं, यानी कि एक ही बार पुष्प होंगे, एक ही बार फल उत्पन्न होगा, ठीक है। ये चाहे एक वर्षीय हो, चाहे द्विवर्षीय हो या बहुवर्षीय हो। अच्छा, एक वर्षीय और द्विवर्षीय तो हमेशा मोनोकार्पिक ही होंगे। एक वर्षीय पौधा एक ही बार पुष्प और फल बनाएगा, द्विवर्षीय भी दूसरे साल ही बनाता है। और जो बहुवर्षीय होते हैं उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो एक ही बार पुष्प और फल बनाते हैं, तो जीवन में एक ही बार पुष्प और फल उत्पन्न करते हैं, इनको हम मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। इसमें इसके अंदर जैसे सरसों, मटर, बांस, आगे अब बांस जो है ये बहुवर्षीय पौधा है, बहुवर्षीय लेकिन पुष्प एक ही बार बनाता है। कहते हैं कि बांस के पौधे पर अगर पुष्प दिख रहे हैं मतलब ये उसका आखिरी साल है, इसके बाद बांस का पौधा मर जाता है, ठीक है। जीवन काल में एक ही बार पुष्प और फल उत्पन्न करते हैं, मोनोकार्पिक। सारे एक वर्षीय द्विवर्षीय पौधे मोनोकार्पिक हुए और कुछ बहुवर्षीय पौधे भी मोनोकार्पिक होंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है। पॉलीकार्पिक ऐसे पौधे जो जीवन में कई बार पुष्प और फल उत्पन्न करते हैं। ज़्यादातर जो बहुवर्षीय बड़े बड़े पेड़ जो हैं, पौधे हैं, जैसे नाशपाती हुआ, आम हुआ, नीम हुआ, वो सारे हैं जो जीवन में कई बार प्रतिवर्ष पुष्प लगते हैं, प्रतिवर्ष फल आते हैं, पॉलीकार्पिक। तो ये हमने कुछ अलग अलग तरह के पुष्प से संबंधित शब्दावली समझी। पूर्ण पुष्प किसको कहेंगे, अपूर्ण किसको कहेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में द्विलिंगी और एक लिंगी पुष्प हैं। फिर उसके बाद मोनोशियस, डायोशियस, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी आनी चाहिए। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब आते हैं पुष्प के अगले भाग पर, और वो है पुष्प की सममिति, सिमेट्री। हम देखते हैं अलग अलग तरह के पुष्प हमें दिखाई देते हैं विभिन्न पौधों में। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो इतने सिमेट्रिक होते हैं कि उसको किसी भी त्रिज्या से काटें, केंद्र से गुजरते हुए किसी भी व्यास से काटें तो वो हमेशा दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिन्हें दो बराबर भागों में बांटना संभव हो। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो किसी एक निर्धारित व्यास से ही काटने पर दो भागों में बटेंगे, हर कहीं से नहीं बटेंगे। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कहीं से भी काट लो दो बराबर हिस्से बनेंगी। तो सममिति 3 प्रकार की है। पुष्प की सममिति, सिमेट्री 3 प्रकार की। सबसे पहले त्रिज्या सममित, एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, रेडियल या रेगुलर भी कहते हैं। इसमें पुष्प को किसी भी केंद्रीय तल से लंबाई से काटने पर दो बराबर भागों में बांटा जाए। कहीं से भी किसी भी त्रिज्या से काट लो, बिल्कुल सेंटर से, तो दो ही बराबर भाग होंगे, वो त्रिज्या सममित पुष्प कहलाता है। एक्टिनोमॉर्फिक, जैसे सरसों का पुष्प, धतूरे का, मिर्ची का, बहुत सारे पुष्प हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सममित। फिर होता है जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल। इसमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री हो गई, ये बाइलेटरल सिमेट्री होगी। समद्विपार्श्व भी कहते हैं जिसको कई बार। जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित, ऐसा पुष्प किसी एक निर्धारित व्यास से काटने पर ही दो भागों में बांटा जाएगा।
पुष्प को केवल एक ही तल से काटने पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पुष्प एक व्यास सममित कहलाएगा। जैसे मटर का पुष्प, सेम, गुलमोहर, केशिया, ये सभी जो हैं मटर कुल के जो सदस्य हैं वो एक व्यास सममित जाइगोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी क्या रही? तीसरी कैटेगरी असममित है, जो बिल्कुल कहीं से भी किसी भी तल से काटने पर दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सके, उसे असममित पुष्प कहते हैं। जैसे कहना पौधे के जो पुष्प होते हैं वो इर्रेगुलर हैं, एसिमेट्रिक। तो सममिति के आधार पर पुष्प तीन प्रकार के हो गए। एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सममित, कहीं से भी काटो, किसी भी त्रिज्या से काटो, दो भाग बटेंगे। फिर एक व्यास सममित जाइगोमॉर्फिक, ये द्विपार्श्विक सममिति है जिनकी एक निर्धारित तल से काटने पर दो भाग हों। और तीसरा है असममित एसिमेट्रिक। ठीक है, तीनों प्रकार। तो ये पुष्प की सममिति हुई तीन प्रकार की। अब हम आते हैं पुष्प के निवेशन पर। निवेशन का अर्थ है कि पुष्प के जो चार भाग हैं वो आखिर कैसे लगे हुए हैं। वैसे चक्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे बाहर का चक्र बाह्य दलपुंज, उसके अंदर दलपुंज, फिर पुंकेसर, एंड्रोशियम, जायांग, पुंमुंग और अंत में जायांग। लेकिन अब ये जमे हुए कैसे हैं, एक के अंदर एक कैसे इनके निवेशित होते हैं, इनका थोड़ा अरेंजमेंट देखिए। निवेशन जो है पुष्प पत्रों का, पुष्प के जो विभिन्न भाग हैं उनका निवेशन सबसे पहले आता है अधोजायांगता, हाइपोगाइनस अवस्था। अब अधोजायांग, अधो का मतलब क्या हुआ? नीचे। जायांग मतलब आपका स्त्री केसर। तो अगर पुष्प के सारे भाग जायांग के नीचे से निकल रहे हैं तो अधोजायांग। हाइपोगाइनस, हाइपो का क्या मतलब है? नीचे। गायनी मतलब फीमेल, गाइनस वर्ड मादा भाग के लिए आ रहा है। अब इस डायग्राम में देखिए, ये जो पूरा का पूरा भाग है ये क्या है? ये पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर, जायांग। अब इसके नीचे से ही देखो सारी चीजें निकल रही, ये सारी इसकी जायांग के नीचे से निकल रही हैं। इसके केस में अंडाशय जो है वो ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर होगा। अब इसमें जायांग सबसे ऊपर, तो अंडाशय सबसे ऊपर, सुपीरियर ओवरी कहा जाता है। अंडाशय मतलब ओवरी। ठीक है, ये जो इसका नीचे का फूला हुआ भाग जो होता है ये अंडाशय होता है। ये सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे से स्टेमन निकले, उसी के नीचे से कैलेक्स, करोला, दल, दलपुंज सब नीचे से निकल रहे। तो अधोजायांगधर पुष्प में ओवरी कैसी हुई? सुपीरियर हुई, सबसे ऊपर हुई। सरसों, बैंगन, गुड़हल, इनमें यह अवस्था मिलती है हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर, बाकी सभी भाग ओवरी के नीचे से निकलेंगे। उसके बाद में दूसरा आता है पेरीगाइनस, परिजायांगता। अब इसमें क्या होता है? पुष्पासन एक प्याले नुमा संरचना का हो जाता है। देखो मैंने बना भी रखा है, ये जो पुष्पासन है यहाँ पर, ये पुष्पासन प्याले नुमा संरचना का इस तरह का हो गया ये। ठीक है, और प्याले के अंदर से तो जायांग निकल रहा है, दिख रहा है, और प्याले के जो किनारे हैं वहां से पुष्प के बाकी के भाग निकल रहे हैं। तो अब यहां जो है, ये जो बाकी के भाग लगे हुए हैं, पुकेसर और बाह्य दल, दल, ये इस प्याले के किनारों से निकल रहे हैं। तो इसमें देखो अंडाशय आधा उनसे नीचे है और आधा उनसे ऊपर है। अब देखो ये किनारे हैं ना, यहां से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां से अगर निकल रहे हैं, अब इसको वापस बना सकते हैं, ऐसे कप बना हुआ है। ठीक है, और पुष्प के जो बाकी भाग भी हैं, और ये पुकेसर हो गया। अब ये जो सारी चीजें हैं, इसमें आप अंडाशय की स्थिति देखो तो हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर। आधी तो इनसे नीचे है, किन से? पुष्प के बाकी भागों से। तो अंडाशय की स्थिति जो है आधी आधी होगी। ठीक है, मैं अगर यहां से एक लाइन खींचूं, देखो मैं अगर यहां से लाइन खींचता हूं, ये देखो, तो पुष्प के विभिन्न भाग के अंडाशय थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे है। तो इसमें यही प्यालेनुमा हो जाता। पुष्पासन के केंद्र में जायांग और उसके भित्ति के किनारों पर पुष्प चक्र लगे होते हैं। ठीक है, तो इस पुष्पासन का केंद्र जो है यहाँ जायांग लग रहा है, और बाकी जो है ये सब इसके किनारों पे लगे हुए हैं। और इसीलिए अंडाशय अर्ध अधोवर्ती, यानी कि हाफ इंफीरियर, और साथ में आप लिख सकते हो हाफ सुपीरियर। आधी तो सुपीरियर रहेगी और आधी इंफीरियर रहेगी। हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर ओवरी, जैसे गुलाब में, पीच यानी कि आड़ू में और बेर में, इनमें मिलती हैं। ठीक है, ये परिजायांग, पेरीजायांगस कंडीशन है। और तीसरी अवस्था रहती है अधिजायांगता। ठीक है, मतलब इपिगाइनस। अधिजायांग का मतलब क्या है कि बाकी सारी चीजें जायांग से ऊपर हैं,
इसमें क्या होता है, पुष्पासन वृद्धि करके ऊपर उठ जाता है तथा अंडाशय को पूर्ण रूपेण घेर लेता है और इससे संलयित हो जाता है। अब देखो ये पुष्पासन है, ये वाला जो है ये पुष्पासन है, और ये पुष्पासन देखिए ऊपर उठा और ये यहां तक आ गया, पूरे अंडाशय को घेर लिया। पुष्पासन के किनारों से बाकी की चीजें निकल रही हैं, पुकेसर और ब्राह्यदल और दल, यानी कि पौधे के बाकी के तीनों भाग पुकेसर वगैरह ये सारे अंडाशय से ऊपर हैं। तो इसमें अंडाशय अधोवर्ती हो गया, इंफीरियर कहलाता है, और ये अवस्था अधोजायंग अधिजायंग इपीगाइनस कहलाती है। अमरूद, कद्दू और सूरजमुखी, इन सब में, सूर्यमुखी में, इनमें सब में ये मिलती है। तो अब देखिए पुष्प के जो चारों भाग हैं वो एक दूसरे से किस तरह से व्यवस्थित हैं, उसके आधार पर तीन प्रकार हो गए। सबसे पहले हाइपोगाइनस स्थिति। हाइपोगाइनस का मतलब क्या हुआ कि सारी चीजें ओवरी के जायंग के नीचे से निकल रही, अधोजायंग, ठीक है। उसमें अंडाशय सबसे ऊपर है, बाकी चीजें नीचे से आ रही हैं, अंडाशय सुपीरियर। फिर हुआ पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में पुष्पासन कप जैसा हो गया, और कप के उस बीचों बीच में से जायंग निकल रहा है और पुष्पासन के किनारों से बाकी के भाग निकल रहे हैं। तो इसमें अंडाशय आधा तो इनसे ऊपर और आधा उनसे नीचे हो जाता है। तो दूसरे भागों के संदर्भ में अंडाशय आधा ऊपर आधा नीचे, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। और तीसरी अवस्था होती है ईपीगाइनस। ईपी का मतलब है ऊपर, मतलब सबके सब गाइनेशियम से ऊपर लगे हुए रहते हैं। इसमें पुष्पासन पूरे गाइनेशियम को घेर करके ढक लेता है और ऊपर से फिर ये पुंकेसर और ये सब निकलते हैं, अंडाशय पूरा नीचे की तरफ रहता है, अधिजायंग अवस्था, ईपीगाइनस अवस्था, ठीक है। तो सममिति बताइए आपको तीन प्रकार की, त्रिज्या सममित, एक व्यास सममित और असममित। और चारों भागों की व्यवस्था बताई गई। तो चारों भागों की अवस्था में हाइपोगाइनस पुष्प हो सकता है, पेरीगाइनस पुष्प हो सकता है और ईपीगाइनस पुष्प हो सकता है, ठीक है। और पुष्प से संबंधित जो भी मैंने ये अलग अलग टर्म्स बताई है, इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इन पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। अब देखिए ये तीनों अवस्थाएं एनसीईआरटी के डायग्राम में देखें तो इस तरह से दिख रही है। इसमें देखो यहाँ पर अंडाशय सबसे ऊपर है और बाकी सारी चीज़ें उसके नीचे से निकल रही हैं। ये जो है अधोजायांगता है पहला वाला, ठीक है। दूसरा वो तीसरा जो है ये परिजायांग है। अब इसमें देखो अंडाशय जो है इस कप के बीच में है, और यहाँ पर इस डायग्राम में तो फिर भी इतना नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें अब देखो तो इसके अंदर दिख रहा साहब, ये बीच में से निकल रहा है। यहाँ अंडाशय आधा ऊपर और आधा नीचे है। और ये जो अवस्था है जिसमें पूरा अंडाशय पुष्पासन से घिरा हुआ है, सारी चीज़ें इसके ऊपर से निकल रही हैं, ये अधिजायंग, ये हो गया ईपीगाइनस, ठीक है। ये दोनों अवस्थाएं जो है पेरीगाइनस है, ये ईपीगाइनस है और ये हाइपोगाइनस है। तीन प्रकार की अवस्थाएं मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गए अलग अलग प्रकार के पुष्प से संबंधित कुछ अरेंजमेंट और कुछ सममिति और कुछ टर्मिनोलॉजी। अब हम आते हैं पुष्प के विभिन्न भाग पर। पुष्प के एक भाग का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पुष्प के भाग पर आते हैं और बाहर से अंदर की ओर चलना शुरू करेंगे। पुष्प का भाग जो कि मात्र अक्ष के पास होता है वह पश्च भाग कहलाता है, जबकि जो भाग मात्र अक्ष से दूर होता है वह अग्र भाग कहलाता है। अब पुष्प के अंदर अग्र और पश्च, एंटीरियर पोस्टीरियर निर्धारित करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक तना या शाखा है, ठीक है। अब इसमें पुष्प जैसे यहां से लग रहा है तो पुष्प यूं लग रहा है, तो इसमें जो भाग हमारी तरफ होगा, हम जैसे पुष्प को देख रहे हैं तो जो भाग हमारी तरफ है वो कहलाता है अग्रभाग, ठीक है। और जो पीछे की तरफ है, तने की तरफ, ये तने की डंडी है, इससे पुष्प लग रहा है, तो पुष्प का जो भाग तने की तरफ है मात्र अक्ष, वो पोस्टीरियर है, पश्च भाग है। हमसे हमें जो दिख रहा है वो अग्रभाग कहलाता है, ठीक है। और पुष्प के अंदर जितने भी भाग हैं वो गुणन में चलते हैं, 3-3 के गुणन में हो सकते हैं, ठीक है, 4-4 के गुणन में, 5-5 के गुणन में। तो पुष्प ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। जैसे 3-3 के गुणन में तो 3 ही ब्राह्यदल, 3 ही दल, 3 ही पुकेसर, 3 ही जायंग, इस तरह से। 4-4 में हो सकते हैं, 5-5 में देखा गया है, 3, 4 या 5 के गुणन में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर अपन इसको देखें डायग्राम में तो देखिए डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है। अब क्या होगा, देखो पुष्प को हम किधर से देखेंगे, हम इधर से देखेंगे, ठीक है। ये जो है इसका मात्र अक्ष है, जो तना है जिस पर ये पुष्प लगा है ये मात्र अक्ष। तो मात्र अक्ष की तरफ वाला ये भाग तो क्या कहलाया, ये भाग पश्च भाग कहलाएगा इसका। और हम इधर से देख रहे हैं तो ये वाला भाग क्या होगा, अग्रभाग होगा, ठीक है। ये अग्रभाग है और ये पश्च भाग है,
अग्रभाग, क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं तो हमारे सामने वाला हिस्सा यानी कि मात्र अक्ष से विपरीत ये हो गया एंटीरियर अग्रभाग, मात्र अक्ष की तरफ पश्च भाग। ठीक है, इस तरह से रहेगा। अब यहां पर आप देखिए सारे एक एक करके इसके सारे भाग लेते हैं। सबसे पहले आता है ब्रैक्ट सहपत्र। अब जहां से पुष्प निकलता है उसके आधार पर यहां एक छोटा सा पत्तियों जैसी एक संरचना, पत्ती जैसी एक संरचना रहती है इस तरह से। ठीक है, ये होता है सहपत्र जो बिल्कुल पुष्प के आधार पर लगा रहता है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो हमें यूं सामने की तरफ दिखेगा, ये नीचे की तरफ दिखेगा। ठीक है, ये एक अपहासित पत्ती जैसी संरचना जो पुष्पवृंत के आधार पर पाई जाती है। ठीक है, अगर ब्रैक्ट उपस्थित है, पुष्प में अगर ब्रैक्ट उपस्थित है तो उसे सहपत्री ब्रैक्टिएट पुष्प कहेंगे। ठीक है, और नहीं उपस्थित है तो असहपत्री ई ब्रैक्टिएट कहलाएगा। ठीक है, तो पुष्प के आधार पर, जैसे पत्तियों के आधार पर एक छोटी सी पत्ती नुमा संरचना होती है जिसे हम स्टिप्यूल कहते हैं, अनुपर्ण, ऐसे पुष्प के आधार, जहां से पुष्प निकला उसके आधार पर भी एक छोटी सी पत्ती जैसी संरचना रहती है हरे रंग की, इसको ब्रैक्ट या सहपत्र कहते हैं। अगर ये है तो पुष्प सहपत्री या ब्रैक्टिएट पुष्प, नहीं भी होता कई बार तो ई ब्रैक्टिएट कहा जाएगा। समझ में आई बात। फिर उसके बाद में ये जो डंडी या डंठल जिसको हम कहते हैं, इसको कहा जाता है पुष्पवृंत, पुष्पवृंत या पेडिसिल कहते हैं, ये पेडिसिल कहलाता है। अब इसमें देखो अगला भाग ब्रैक्ट समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं पेडिसिल। पुष्पवृंत ये पुष्प का स्तंभ है जिस पर पुष्प बाहर की ओर निकला रहता है। ये डंडी रहती है जिससे कि पुष्प थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा आपको, डंठल भी कहते हैं। अब अगर पेडिसिल उपस्थित है तो, अगर पुष्पवृंत भी क्या कई बार नहीं होता है, पुष्पवृंत उपस्थित है तो पुष्पवृंती पुष्प, पेडिसिलेट पुष्प कहेंगे अगर पेडिसिल उपस्थित है। और अगर व्रंत नहीं है तो सीधा का सीधा पुष्प तने से लगा हुआ दिखेगा, अव्रंती पुष्प, इसको ससाइल भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पुष्पक्रम में बताया था कि रेशीम पे पुष्पक्रम जो है उसमें व्रंत वाले पुष्प होते हैं, जबकि कैटकिन मंजरी जो होती है उसमें अव्रंती पुष्प है। ठीक है, तो पुष्प का व्रंत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर व्रंत उपस्थित है, पेडिसिल उपस्थित है तो पुष्प क्या कहलाएगा, पेडिसिलेट। नहीं उपस्थित है तो अव्रंती ससाइल कहेंगे। समझ में आई बात। छोटे छोटे भाग हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सहपत्रिका। अब देखिए ये और छोटी हरी पत्तियों जैसी संरचना है जो पुष्प व्रंत पर उपस्थित होती है और पार्श्व होती है। इसको जरा देखो, अरेंजमेंट देखो इसका कैसे। ये पुष्प था। अब देखिए ब्रैक्टियोल कहाँ होता है। ठीक है, ये पुष्प व्रंत देखो, ये नीचे तो ब्रैक्ट लगा हुआ, ये पार्श्व रूप में यूं लगी रहती, ऐसे दो होती अक्सर। ये जो बनाई मैंने, ये है सहपत्रिका, ब्रैक्टियोल। ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल का होना जरूरी नहीं है, बहुत से पुष्प में होता है, बहुत से में नहीं होता है। ठीक है, तो ब्रैक्ट जो होता है सहपत्र, वो सामने की ओर लगा यूं निकला रहता है और ये साइड में लगी रहती हैं, ऐसे डंडा जो हो, डंठल जो होता है उसके साइड में लगी हुई रहेंगी सहपत्रिकाएं। तो सहपत्रिकाएं भी छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचनाएं हैं जो पार्श्व स्थिति में लगी रहती हैं। सामान्यतः दो होती हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो सकती हैं। और सहपत्रिका युक्त अगर पुष्प है तो उसे सहपत्रिका पुष्प कहते हैं, जिसको कहते हैं ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोलेट। और बिना सहपत्रिका पुष्प को क्या कहेंगे, ई ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोलेट और ई ब्रैक्टियोलेट। ठीक है, सहपत्रिका उपस्थित, जैसे ब्रैक्ट उपस्थित, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल थोड़ा सा अंतर है। सहपत्र ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट सहपत्र के लिए, ब्रैक्टियोलेट और ई ब्रैक्टियोलेट सहपत्रिका के लिए। समझ गए। तो ये पुष्प के बाहर की तरफ लगे हुए कुछ अतिरिक्त भाग हैं। सहपत्र हो सकता है, सहपत्रिकाएं हो सकती है, डंठल होता है जिसको पेडिसिल कहते हैं। अब ये डंठल जहां जाकर समाप्त होता है, जिस पर फिर पुष्प के बाकी चारों भाग लगते हैं, वो पुष्पासन कहलाता है, पुष्प आसन। इसे थैलेमस, टॉरस और रेसेप्टिकल भी कहते हैं। पुष्पासन, पुष्प व्रंत का फूला हुआ सिरा पुष्पासन कहलाएगा। ये फूला हुआ है और पुष्प का आधार बनता है और इसी पर पुष्प के सारे भाग लगे रहते हैं, पुष्पासन। अपन डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो फूला हुआ भाग है, आप ये देखो, ये है पुष्पासन। समझ में आई बात। तो पुष्प के विभिन्न भाग
ये जो बाहर की चीजें हैं, अग्रभाग कौन सा, पश्चभाज कौन सा, मात्र अक्ष कौन सा हुआ, मात्र अक्ष हमेशा तनय को कहेंगे जहां से निकल रहा है, मात्र अक्ष की तरफ वाला हिस्सा पश्च और हमारी तरफ वाला हिस्सा अग्र, ठीक है। मात्र अक्ष जहां से वो निकल रहा वहां एक छोटा सा पत्ती जैसी संरचना सहपत्र ब्रैक्ट, फिर उस डंठल को क्या कहेंगे, पेडिसिल, और डंठल पर भी दो पत्तियों जैसी संरचना है सहपत्रिका, डंठल जहां समाप्त होता है वहां फूला हुआ आसन जैसी संरचना पुष्पासन, थैलेमस। अब इस पुष्पासन पर पुष्प के जो 4 विधिवत भाग हैं वो पाए जाएंगे। तो ये तो मैंने पुष्प की कुछ अतिरिक्त आसपास की चीजें बताई आपको। अब हम आते हैं पुष्प के पहले भाग पर, और वो है ब्राह्य दलपुंज। ब्राह्य दलपुंज पुष्प के सबसे बाहर वाले चक्र को कहेंगे, ठीक है, सबसे बाहर होता है, और इसके प्रत्येक सदस्य को ब्राह्य दल या अंग्रेजी में हम सेपल कहेंगे। पूरे उसके चक्र को कहेंगे कैलिक्स, और एक इकाई सदस्य को कहेंगे सेपल। हिंदी में उसको कहेंगे ब्राह्य दल पुंज, पूरा चक्र, और एक इकाई सदस्य ब्राह्य दल कहलाए। सामान्यतः हरे रंग के पत्तियों जैसे होते हैं, ठीक है। और जब कलिका स्थिति होती है, पुष्प जब कलिका के रूप में होता है तो सबसे बाहर यही होते हैं, और ये कलिका और पुष्प के अंदरूनी भागों की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। कलिका अवस्था में ये सबसे बढ़िया दिखेंगे, हरे रंग के होते हैं, पूरे पुष्प को ढके रहता है। आप देखिए पुष्प की कलिकाएं हरी हरी होती, फिर बाद में जब पुष्प खुल जाता है तो ये थोड़ा पीछे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये कलिका अवस्था में सुरक्षा भी प्रदान करता है। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखना, ब्राह्य दल सारे के सारे अगर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं, तो इसे मुक्त ब्राह्य दलीय अवस्था पॉलीसेपेलस कहते हैं। इंग्लिश में ध्यान रखना, पोली अगर उपसर्ग लगाया, पोली का मतलब स्वतंत्र और गेमो का मतलब संयुक्त। अब क्या दो स्थितियां हो सकती, ब्राह्य दल पुंज के सारे ब्राह्य दल एक दूसरे से अलग अलग स्वतंत्र हो सकते हैं, जैसे कि सरसों और मूली में होते हैं, तो यह अवस्था पॉलीसेपेलस मुक्त ब्राह्य दली कहते हैं। और अगर ये एक दूसरे से संयुक्त होते हैं तो इसे संयुक्त ब्राह्य दलीय अवस्था गेमोसेपेलस भी कहते हैं। कपास, धतूरा, बैंगन इनमें मिलता है पॉलीसेपेलस, गेमोसेपेलस। पॉलीसेपेलस वाले सारे मुक्त, गेमोसेपेलस वाले एक दूसरे से संलयित। समझ गए? अच्छा, कभी कभी ब्राह्य दल रंगीन भी हो जाते हैं, हरे रंग को छोड़कर। हरे रंग तो होता ही है उनमें, हरे रंग के अलावा कई बार अन्य रंगों जैसे हो जाते हैं और ऐसा लगता है ये दल पुंज जैसे दिख रहे हैं। अगर ब्राह्य दल भी हरे के अलावा किसी रंग का है तो उसे कहते हैं दलीय ब्राह्य दल, पेटलॉइड सेपल। पेटलॉइड सेपल का क्या मतलब हुआ? पेटल जैसे सेपल, पेटलॉइड सेपल, ठीक है। इनको दलीय ब्राह्य दल कहेंगे। तो ब्राह्य दल पुंज बाहर होता है, कलिका अवस्था में ये सुरक्षा प्रदान करता है। इसके इकाई सदस्य सारे मुक्त भी हो सकते हैं और संयुक्त भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला भाग जो है इसका ठीक पीछे का भाग, अगला भाग है दल पुंज यानी कि करोला। कैलेक्स और करोला दो नॉन असेंशियल वर्ल कहे जाते हैं, जो आवश्यक नहीं है, अतिरिक्त वर्ल है। और जो असेंशियल वर्ल है वो जननांग है, ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। दलपुंज होता करोला। पुष्प के द्वितीय चक्र को दलपुंज कहते हैं और प्रत्येक सदस्य को दल या पंखुड़ी भी कहते हैं। जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं जिनको दल भी कहा जाता है, पेटल कहते हैं हिंदी में, उसी को दलपुंज कहा जाता है, कोरोला, ठीक है। कोरोना नहीं है, कोरोला है, ठीक है। और ये चमकीले रंग के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। पुष्प के तो कई सारे रंग हैं और ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। इनका काम है आकर्षण। पुष्प जो रंगीन आकर्षक दिखते हैं वो इन दलपुंज की वजह से, पेटल्स की वजह से, पंखुड़ियों की वजह से दिखते हैं। अब यहां भी वही बात है, पंखुड़ियां एक दूसरे से मुक्त स्वतंत्र हो सकती है या संयुक्त भी हो सकती है। तो दो अवस्था यहां भी होगी। स्वतंत्र के लिए क्या लगाएंगे हम? पॉली शब्द। संयुक्त के लिए क्या लगाएंगे? गेमो। मतलब एक दूसरे से जब पृथक हो तो पृथक दलीय, पॉलीपेटलस। वो क्या था? पॉलीसेपेलस। सेपल कहते हैं उसको, तो पॉलीसेपेलस। इसको पेटल कहते हैं, पॉलीपेटलस। और अगर ये संयुक्त रहते हैं तो संयुक्त दलीय यानी कि गेमोपेटलस। पॉलीपेटलस, गेमोपेटलस, दोनों तरह के होंगे। ये ब्राह्य दल में भी है, दल में भी है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये जो हैं हमारे पंखुड़ियां जो है दल हैं, ये हरे रंग के हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये ब्राह्य दल जैसे। कभी कभी ये हरे रंग के होकर के ब्राह्य दल जैसे दिखते हैं, तब हम इनको क्या कहेंगे? ब्राह्य दलीय दल। उधर क्या कहा था? ब्राह्य दल कभी अन्य रंगों के हो जाते हैं तो दलीय ब्राह्य दल, दल जैसे ब्राह्य दल, ठीक है। वहां क्या बोला था? पेटलॉइड सेपल, पेटल जैसे सेपल। यहां क्या बोलेंगे? सेपेलॉइड पेटल, क्योंकि ये हरे रंग के हो गए। हरे रंग के कौन होते हैं? सेपल। तो सेपल जैसे पेटल, सेपेलॉइड पेटल,
ब्राह्य दल जैसे दल, ब्राह्य दलीय दल। तो शब्दावली ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान चीजें हैं, बार बार पढ़ोगे याद भी रह जाएंगी टर्म्स। अब ब्राह्य दलपुंज, ये दलपुंज जो होते हैं इनके अलग अलग आकार आकृति, पुष्प अलग अलग तरह के। कई में आप देखोगे जो दल होता है वो यूं नली जैसा होता है, बेलनाकार, किसी में यूं घंटे जैसा होता है, किसी में चक्र जैसा होता है, ठीक है, किसी में कीप जैसा, फनल जैसा होता है। तो ये जो दलपुंज है बेलनाकार, घंटाकार, चक्रीय, फनल, अलग अलग प्रकार की आकृति के हो सकते हैं। तो जो आकृति दलपुंज की होगी फिर वैसी ब्राह्य दल की भी हो जाती है। तो ब्राह्य दल और दल, कैलेक्स, करोला, सेपल, पेटल, दो अतिरिक्त यूं कहें असेंशियल, नॉन असेंशियल भाग हैं, क्योंकि ये सीधे जननांग में काम नहीं आ रहे। ब्राह्य दल कलिकावस्था में सुरक्षा, और दल जो हैं वो रंगीन होते हैं, परागण के लिए कीटों को आकर्षण करना, ये इनके काम होते हैं। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है पुष्प में, ब्राह्य दल और दल अलग अलग दो चक्र होते ही नहीं है, और एक इन दोनों की बजाय एक अकेला ही चक्र होता है। और ये अकेला चक्र ब्राह्य दल जैसा, या इसको मतलब विभेदित करना मुश्किल है कि ब्राह्य दल या दल। तो कुछ पौधों में कैलेक्स और करोला, ब्राह्य दल और दल की जगह एक ही चक्र होता है, और उसको फिर हम कहते हैं परिदल। ठीक है, इसको पेरियंत कहेंगे, परिदल। परिदल जब दलपुंज और ब्राह्य दलपुंज में विभेद करना संभव ना हो और एक अकेला ही चक्र उपस्थित हो तो इस पुष्प चक्र को हम परिदलपुंज कहेंगे, पेरियंत। दोनों की बजाय कोई एक ही चक्र हो तो फिर न तो हम उसको ब्राह्य दल कहेंगे न दल कहेंगे, इसको परिदल कहेंगे। ठीक है, ब्राह्य दल के एक सदस्य को सेपल कहा था, दल के एक सदस्य को पेटल कहा था, परिदल के एक सदस्य को टेपल कहेंगे, परिदल कहेंगे, टेपल। सेपल, पेटल और ये टेपल। ठीक है, अगर ये पेरियंत थे तो फिर कैलेक्स करोला नहीं है। कैलेक्स और करोला अलग अलग ना हो और एक ही चक्र उपस्थित हो तो उसे हम पेरियंत परिदल कहते हैं, टेपल उसके एक सदस्य को कहेंगे। अब ये परिदल हरे रंग का हुआ तो किसके जैसा है? ब्राह्य दल, सेपल जैसा। अगर ये रंगीन हुआ तो ये दल जैसा, पेटल जैसा हुआ। तो कोई ना कोई तो रंग होगा ही ना। ठीक है, यदि परिदल हरे रंग का है तो इसे ब्राह्य दलाभ कहेंगे, सेपेलॉइड टेपल, मतलब सेपल जैसा टेपल। और अगर ये रंगीन है तो दलाभ कहा जाता है, दल जैसा, पेटलॉइड टेपल। तो टेपल जो है हरे रंग का भी हो सकता है, सेपल जैसा, सेपेलॉइड टेपल, और अन्य रंगों का हो सकता है, पेटलॉइड टेपल। ये मुक्त हो सकते हैं, संयुक्त जैसे बाकी वो दोनों थे। मुक्त होंगे तो क्या कहेंगे इसे? परिदलीय या पॉलीटेपेलस। देखो, पॉलीसेपेलस, पॉलीपेटलस, अब पॉलीटेपेलस। ठीक है, मुक्त परिदलीय। ठीक, संयुक्त होंगे तो संयुक्त परिदलीय, गेमोटेपेलस। ठीक है, तो इसे गेमोटेपेलस कहेंगे, गेमोफिलस भी कह देते हैं। ओके, तो अब आपको यह चीज ये ध्यान रखनी है, एक तो स्वतंत्र होते हैं तो पॉली, और संयुक्त होते हैं तो गेमो। संयुक्त का मतलब क्या होता है? ये जो टेपल या पेटल है ये जुड़ जाते हैं, आपस में चिपके हुए रहते हैं, जुड़े हुए, और नहीं तो एक एक अलग अलग होते हैं। आप पुष्प ध्यान से देखिए, कई उम्र आपको देखिएगा ब्राह्य दल और दल बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे, एक एक को अलग कर सकते, और कई जगह ये बिल्कुल संयुक्त होकर के नलिका या इस तरह की कोई भी संरचना बना दे। ठीक है, परिदल, जब परिदल होगा तो न ब्राह्य दल होगा न दल होगा। ब्राह्य दल दल अलग अलग हैं तो वो ठीक है, सामान्य पुष्प है। कभी कभी इन दोनों की जगह एक ही चक्र होता है, उसको परिदल कहेंगे। ठीक है, अब चाहे परिदल हो, चाहे ब्राह्य दल हो, चाहे दल हो, इनके जो सदस्य हैं, संयुक्त हो चाहे स्वतंत्र हो, एक दूसरे के संदर्भ में ये कैसे व्यवस्थित हैं, इसको हम कहते हैं पुष्प दल विन्यास। तो हम जब बाहर की चीजें पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में हम जरा इनके विन्यास की भी बात करें। पुष्प दल विन्यास, जिसको एस्टिवेशन कहते हैं। पुष्प कलिका में ज्यादा अच्छे से नजर आता विन्यास, कि ये जो ब्राह्य दल दल ये जमे हुए कैसे हैं एक दूसरे के संदर्भ में। अगर दल की बात करें तो दल के चक्र में जितने पेटल हैं वो एक दूसरे के संदर्भ में कैसे जमे हैं। ब्राह्य दल की बात करें तो ब्राह्य दल के सारे ब्राह्य दल किस तरह से जमे हुए। ठीक है, पुष्प कलिका में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष ब्राह्य दल अथवा दलों के लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास, मतलब हम किसी एक चक्र की बात, ब्राह्य दल की बात करें तो ब्राह्य दल की, और दल की बात करें तो दल की, मतलब उसी चक्र के जो अन्य सदस्य, अब सेपल भी तो 4-5 होंगे, पेटल है तो पेटल भी 4-5, तो ये आपस में कैसे व्यवस्थित हैं, इसी को हम पुष्प दल विन्यास कहते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग प्रकार हैं इसके, तो हम इसे 4-5 प्रकार बांटते हैं।
सबसे पहले हम लेते हैं कोर स्पर्शी वेलवेट, अंग्रेजी नाम भी ध्यान रखना, कोर स्पर्शी या वेलवेट। जब दल चक्र में दल या ब्राह्य अपने निकट वाले दल को बिना अध्यारोपित के स्पर्श करते हैं, मतलब ये सबसे आसान, ब्राह्य दल हो या दल हो, एक लगाया, एक पेटल, फिर अगला, एक के बाद एक हो, कोई एक दूसरे को अतिव्यापित नहीं कर रहे हैं, एक के बाद एक व्यवस्थित है, दूसरे वेलवेट कहते हैं। कोर स्पर्शी का मतलब किनारा एक खत्म हुआ दूसरा शुरू, फिर एक खत्म हुआ दूसरा, चक्र में होते हैं 4-5 जितने भी। अब देखो मैंने डायग्राम से दिखा रखा है, ये जो डायग्राम है ये समझो पुष्प की अनुप्रस्थ काट है, तो अनुप्रस्थ काट में ब्राह्य दल या दल ऐसे दिखेंगे। अब ये एक जमा हुआ है, फिर ये खत्म हुआ दूसरा शुरू, फिर तीसरा, फिर चौथा और ये पांचवा, तो एक के बाद एक जमे हुए, कहीं कोई किसी को अतिव्यापित नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं वेलवेट अवस्था। सबसे सामान्य अवस्था यही होती है, ठीक है। उसके बाद होती है व्यावर्तित ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, एक के ऊपर एक अतिव्यापित, जैसे एक दल है तो एक दल का एक हिस्सा अगले वाले को अतिव्यापित कर रहा है, ठीक है, फिर ये वाला अगले को कर रहा है, तो माने कि प्रत्येक दल में प्रत्येक जो इकाई है उसमें ये एक तरफ से तो किसी को पास वाले को अतिव्यापित करता है और दूसरी तरफ से खुद अतिव्यापित हो जाता है। इसको डायग्राम से समझिए, इसमें दल का एक भाग पास वाले दल के कुछ भाग को ढक लेता है और दूसरा भाग पिछले वाले दल से स्वयं ढका जाता है। इनके उदाहरण ध्यान रखना, वेलवेट जैसे कि कैलोट्रोपिस आंकड़ा में मिलता है, कपास, भिंडी, गुड़हल में व्यावर्तित हैं। अब व्यावर्तित कैसे दिखते हैं ये देखिए, व्यावर्तित मैंने ये बनाने की कोशिश की, बाद में सारे डायग्राम में एनसीईआरटी वाले बताऊंगा। अब जैसे देखो ये एक हिस्सा हुआ इसका, एक दल मान लेते हैं, अब इसने क्या किया, इस अगले वाले को ढक लिया, ये इससे थोड़ा दबा हुआ है, अब इसने इसको ढक लिया, ये बाहर, फिर ये अंदर, तो मतलब हर दल क्या हो रहा है, एक तरफ से बाहर एक तरफ से अंदर। अब देखो इधर से बाहर तो इधर से अंदर, प्रत्येक दल एक तरफ से तो अगले को ढक रहा है, दूसरी तरफ से पीछे वाले से खुद ढका जा रहा है, तो अंदर बाहर, एक तरफ से अंदर एक तरफ से बाहर, अंदर बाहर का ये व्यावर्तित ट्विस्टेड अवस्था कहलाती है, अंदर बाहर वाली ये अवस्था। डायग्राम से आप देख के समझिए। फिर उसके बाद में तीसरी जो अवस्था है वो है कोर छादी, कोर छादी इम्ब्रिकेट, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब ये सब 5 के आधार पर बताई जा रही है, कम ज्यादा संख्या हो सकती है, ये मैंने 5-5 बनाया क्योंकि ज्यादातर पुष्पों में चीजें 5-5 के गुणन में होती है, पेंटामेरस फ्लावर ज्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर भी क्या है, एक दल तो पूरी तरह से बाहर है, अब ट्विस्टेड देखिए कैसा है, एक दल पूरा बाहर और एक पूरा अंदर। अब कितने बचे, 3, और 3 जो है वो अंदर बाहर व्यावर्तित होंगे, ठीक है। सारे अगर अंदर भी आ रहे तो वो तो व्यावर्तित हो गई, कोई अतिव्यापन नहीं हो रहा, सब अलग अलग हैं तो वेलवेट हो गया, कोर स्पर्शी। अब इम्ब्रिकेट में क्या है, 5 में से एक पूरा बाहर, एक पूरा अंदर और बाकी अंदर बाहर। जैसे आप देखिए इस वाले को देखिए, इसमें देखो ये तो दोनों तरफ से ये अंदर है पूरा, ठीक है, और ये वाला जो है ये दल पूरा बाहर, यानी कि एक तो पूरा बाहर और एक पूरा अंदर है, ठीक है, और बाकी का एक हिस्सा बाहर, एक हिस्सा अंदर, एक हिस्सा बाहर, एक हिस्सा अंदर, इस तरह से आपको ये नजर आएगा। तो ये वाला पार्ट तो पूरा बाहर और ये वाला दल पूरा अंदर, सॉरी पूरा अंदर पूरा बाहर और बाकी अंदर बाहर, ये जो हैं ये कोर छादी इम्ब्रिकेट व्यवस्था कहलाती है। आगे बात समझ में। उसके बाद इसी का एक रूपांतरण है वैक्सिलरी या पेपिलोनेशियस कहते हैं, ठीक है। कोर छादी हमें मिलता है केशिया में, गुलमोहर में, इनमें। पेपिलोनेशियस में क्या होते हैं, 5 दल होते हैं, एक तो बहुत ही बड़ा होता है जिसको प्रधान दल कहते हैं, स्टैंडर्ड, एक काफी बड़ा होता है, एक बड़ा सा होता है, वैक्सिलम भी कहते हैं उसको, फिर उसके अंदर 2 छोटे होते हैं और फिर उसके अंदर और 2 छोटे होते हैं, ऐसे जमा रहता है, और वो बड़ा वाला उन चारों को ढक लेता है और पुष्प भी हमेशा बंद रहता है। मटर कुल के जो सदस्य हैं उनमें इसी प्रकार की व्यवस्था मिलती है। इसमें ये देखिए डायग्राम में भी दिख जाएगा आपको, इसमें 5 दल होते हैं, 5 में से एक प्रधान 2 पार्श्व दलों को अध्यारोपित करता तथा ये 2 पार्श्व दल सबसे छोटे 2 अग्र दलों को अध्यारोपित करते हैं। देखो ये एक तो बड़ा हो गया, फिर ये 2 हो गए छोटे, ठीक है। एक जो बड़ा होता है इसको स्टैंडर्ड भी कहते हैं, ये स्टैंडर्ड कहलाता है। ये जो है ये विंग्स, पंख कहलाते हैं, 2 जो हैं, इधर वाला और इधर वाला, और ये जो लास्ट वाले 2 जो हैं ये संयुक्त होकर के कील बना देते हैं। ये क्या करते हैं, कील बनाते हैं, ठीक है। इसको हम पेपिलोनेशियस, पेपिलोनेसी जो है एक फैमिली का नाम है जिसमें मटर वगैरह आते हैं, मटर और चमले और ये जो भी आते हैं,
इनके अंदर पुष्प ऐसे होता है और ये पुष्प बंद रहता है। पेपिलोनेशियस करोला होने पर ध्यान रखिएगा पुष्प बंद रहता है, खुलता नहीं है, क्योंकि ये जो बड़ा वाला प्रधान दल है स्टैंडर्ड, ये सबको ढक लेता है। उसके अंदर दो छोटे, फिर उसके अंदर दो छोटे कील बना देते हैं। ठीक है, ये हो गए पेपिलोनेशियस। और फिर उसके बाद है क्विनक्विंशियल। क्विनक्विंशियल जो है कोर छादी का ही रूपांतरण कहा जाता है। कोर छादी में क्या था, एक दल बाहर, एक अंदर और बाकी 3 अंदर बाहर। अब यहाँ क्या हो रहा है, इस 5 में से 2 तो पूरी तरह से अंदर और 2 पूरी तरह से बाहर, और एक जो है वो अंदर बाहर ट्विस्टेड होता है, जैसे मुरैया और रेननकुलस में होता है। ठीक है, इसको भी अगर डायग्राम में बनाया तो ये देखिए बना रखा है मैंने यहाँ पर, ये देखिए, ये जो है एक तो ये बाहर है, सॉरी 2 बाहर हैं तो एक और एक, ये 2 बाहर हो गए, अंदर तो ये दोनों अंदर हो गए, एक जो है ये अंदर बाहर, सॉरी ये दोनों अंदर और ये एक जो है ये अंदर बाहर होता है। ठीक है, 5 में से 2 बाहर, 2 अंदर और एक अंदर बाहर, ये क्विनक्विंशियल है, कम ही मिलता है। एनसीईआरटी में तो हमें मेनली ये 4 डायग्राम दे रखे हैं, ये देखते जाओ। ये पुष्प को कटोरे जैसा दिखा रखा है, कोर स्पर्शी, आप इनको भी देखो, ये सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, ये कोर स्पर्शी, बड़े अच्छे से डायग्राम है। व्यावर्ती देखो, एक तरफ से ये बाहर, एक तरफ से अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, ऐसे चल रहा है। और फिर कोर छादी, इसमें देखो ये पूरा अंदर और ये पूरा बाहर और बाकी अंदर बाहर है। और एक वैक्सिलरी है जिसमें एक बड़ा, फिर उसके अंदर 2 छोटे, फिर उसके अंदर 2 छोटे, ये पुष्प इस तरह से दिखते हैं। क्विनक्विंशियल एनसीईआरटी में दिखा नहीं रखा है, क्विनक्विंशियल ये मैंने पास में बना रखा है यहाँ पर, जिसमें 2 बाहर, 2 अंदर और एक अंदर बाहर। ठीक है, तो 5 प्रकार के पुष्प दल विन्यास हो गए। वेलवेट, फिर वेलवेट में क्या है, सारे एक के बाद एक, कोई किसी पर अध्यारोपित नहीं है। दूसरा है व्यावर्तित ट्विस्टेड, जिसके अंदर हर दल एक तरफ से अगले को ढकता है, दूसरी तरफ से खुद ढका जाता है। ठीक है, अंदर बाहर होते हैं। तीसरा है कोर छादी इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में एक दल पूरा अंदर, एक दल पूरा बाहर और बाकी 3 जो है व्यावर्तित अंदर बाहर होंगे। फिर वैक्सिलरी, जिसमें एक बहुत बड़ा दल है प्रधान दल, उसके अंदर 2 छोटे दल और फिर उसके अंदर फिर 2 छोटे दल, वो लास्ट वाले 2 छोटे संयुक्त होकर कील बना देते हैं। और क्विनक्विंशियल में 2 दल बाहर, 2 दल अंदर और एक अंदर बाहर रहता है। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्रकार के ये आपके दल विन्यास हो गए। ठीक है, तो आप देखिए अभी तक हमने जो आज पढ़ा अभी तक, उसमें स्पष्ट है, मैंने आपको पुष्प का पहला भाग आज बताया, पुष्प क्या चीज है, कैसे पुष्प की उत्पत्ति हुई, परों से बना इसका विकास, उत्पत्ति, पुष्प के संबंधी सारी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, पुष्प की सममिति। ठीक है, पुष्प का अंदर के जो चारों भाग हैं एक दूसरे के संदर्भ में कैसे लगे हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। उसके बाद पुष्प के भागों में हमने बाहर से ही सारी चीजें लेना शुरू की, मात्र अक्ष कौन सा होता है, अग्रभाग कौन सा, पश्च भाग कौन सा, फिर सहपत्र, फिर सहपत्रिकाएं, पुष्प का डंठल या पेडिसिल, पुष्पासन, ये सब अलग बाहर की चीजें। फिर उसके बाद पुष्प के भाग शुरू किए, तो हमने सबसे पहले ब्राह्य दल पढ़ा, फिर उसके बाद दल, और कभी कभी ब्राह्य दल और दल की बजाय एक ही होता है परिदल। और ये सब जो ब्राह्य दल, दल या परिदल जो भी हैं, इनके सारे सदस्यों की आपस में जमावट कैसे होती है, दल विन्यास, पुष्प दल विन्यास जो हैं 4-5 प्रकार के, ये बताए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा आज, उसमें हमने पुष्प की विभिन्न शब्दावली, विभिन्न भाग, और उसमें भी हम अभी जननिक भाग पर नहीं आए। ये जो हमने पढ़े कैलेक्स करोला, ये बाहरी भाग होते हैं जो कई बार नॉन एसेंशियल कहे जाते हैं। जनन में भाग लेने वाला एंड्रोशियम, गायनेशियम, पोमोंग और जायांग, वो अंदर के 2 भाग और हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पुष्प के बार की चीजें पढ़ी। अब इसके बाद हम उसके जनन वाले भाग पर आएंगे, नर जननांग, मादा जननांग, एंड्रोशियम, गायनेशियम पर आगे के भाग में आएंगे। थैंक यू।